जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। नवसी एस्ट्रो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। नवसी एस्ट्रो आपका अपना चैनल जहां पर हम लोग ज्योतिष, धर्म, रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी इन सब विषयों पर बात करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये ज्योतिष के अनुसार एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है और इसका प्रभाव हमारे मीन राशि वाले दोस्तों के जीवन के ऊपर कैसा होगा। राहु केतु के ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ज्योतिष में, क्योंकि एक लंबे समय तक हमारी राशि को प्रभावित करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि ये राशि परिवर्तन कब होने वाला है, कब तक रहने वाला है, राहु केतु क्या होते हैं, राहु केतु के संबंध मीन राशि वालों के साथ कैसे होते हैं, इस ट्रांजिट के क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल रूप से और प्रैक्टिकल रूप से, ताकि इस ट्रांजिट से आप बच सकें। ये जो ट्रांजिट होने वाला है राहु केतु का, इसके सबसे ज्यादा प्रभाव दो राशियों पर होंगे। पहला प्रभाव आपकी राशि पर होगा और दूसरा प्रभाव कन्या राशि के ऊपर होगा। यानी कि आपकी राशि के ऊपर ही ये गोचर का या राशि परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों इस सारी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। दोस्तों अगर राहु और केतु क्या हैं, सबसे पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि राहु और केतु क्या हैं। आप सभी जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं। पहला ग्रह सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरुदेव बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां शनिदेव, आठवां राहु और नवां केतु। इसमें जो 7 ग्रह पहले के होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये तो ग्रह होते हैं, इनका फिजिकल प्रेजेंस होती है। लेकिन जो राहु और केतु हैं, इन्हें छाया ग्रह के रूप में ज्योतिष के अंदर स्थान दिया जाता है। यानी कि यह ग्रह फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं होते हैं और एक छाया के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम मैथोलॉजी की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें विष और अमृत दोनों चीजें निकली थी। विष पीकर भगवान शंकर ने दुनिया को बचाया था, लेकिन जब अमृत थी वो देवताओं में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धर के बांट रहे थे और देवताओं को बांटते समय एक राक्षस ने ये देख लिया कि हम उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो देवताओं का वेश बनाकर देवताओं के बीच में बैठ गया। भगवान विष्णु ने उसे देख लिया और पहचान लिया कि राक्षस है और अपने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं बेस में राहु और केतु राक्षस शरीर के हैं, इसी कारण इन्हें मैलेफिक प्लैनेट के रूप में ज्योतिष के अंदर जाना जाता है। तो हम ये बात तो क्लियर हो जाती है कि राहु केतु को मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है या छाया ग्रह माना जाता है। यानी कि ये उन समान ग्रहों की तरह नहीं होते हैं जो बाकी ग्रह होते हैं, उस तरीके से बिहेव कम ही करते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि राहु केतु क्या है। अब बात ये आती है कि राहु केतु के संबंध मीन राशि के साथ कैसे हैं। दोस्तों अगर राहु और केतु को लेते हैं और मीन राशि को लेते हैं तो इनके संबंध कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो कि ज्योतिष के अंदर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, मैथोलॉजी के अनुसार देवताओं के गुरु हैं, वो मीन राशि के स्वामी हैं और राहु केतु दैत्य ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में वो आपकी राशि के स्वामी गुरु के शत्रु हैं। तो ऐसे में मीन राशि वालों को राहु केतु का कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है और राहु केतु के साथ मीन राशि वालों के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो राहु केतु के लिए कुछ उपाय आपको करने होंगे। अगर आपकी दशाएं वगैरह भी चल रही हैं, क्या उपाय करने पड़ेंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित ये ट्रांजिट आपकी ही राशि को करने वाला है। अब बात ये आती है कि वर्तमान समय में राहु केतु कहाँ हैं और कहाँ पर वो राशि को बदल के जाने वाले हैं। तो वर्तमान समय में राहु मेष राशि में विराजमान है, जो कि उसके शत्रु मंगल की राशि है और आपके द्वितीय भाव में आती है। द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय भाव फैमिली का होता है, फाइनेंस का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। और केतु इस समय कहाँ है? केतु इस समय तुला राशि पर यानी कि आपके अष्टम भाव पर विराजमान है। अष्टम भाव हमारे आध्यात्मिक विकास का होता है, हमारी आयु का होता है, आकस्मिक लाभ और हानि का भी अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव से हम पूर्व जन्म के कर्म भी देखते हैं, अष्टम भाव से हम धार्मिक उत्थान, रिसर्च पावर, बहुत सारी चीजें देखते हैं। यानी कि अष्टम भाव के चर्चा की जाए तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो इस समय जो मोटी मोटी बात निकल के आती है वो ये आती है कि पिछले 1.5 साल से पिछली बार 12 अप्रैल
22 को राहु ने अपनी राशि को बदला था और राहु मेष राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में आए थे और केतु आपके अष्टम भाव में आए थे। अब बात ये आती है कि अब राहु और केतु राशि को बदलने वाले कब बदलेंगे और कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राशि चक्र में 12 राशि होती हैं, उनका एक क्रम होता है। क्रम क्या होता है? पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां और अंतिम राशि आपकी मीन होती है। ये 12 राशियों का चक्र हमेशा सेम रहता है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे आप केपी से देखो, चाहे आप पराशरी से देखो, ये राशि का चक्र कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये चक्र हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब ये चक्र मैंने आपको क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया कि समान रूप से जो होता है कि जो ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, ये क्या करते हैं कि एक राशि से आगे की ओर जाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेष राशि पर होंगे 1 नंबर की राशि पर, तो उसके बाद वृषभ राशि पर 2 नंबर की राशि पे जाएंगे, या 5 नंबर की सिंह राशि पे होंगे तो 6 नंबर की कन्या राशि पे जाएंगे। लेकिन राहु केतु जो होते हैं वो वक्री गति से चलते हैं। वक्री गति क्या होती है? उल्टा चलना। तो अब क्या होगा? वर्तमान समय में जब राहु मेष राशि पर है तो राहु अपनी राशि से पीछे की ओर आएगा, और जब साइकिल में 12 राशियां हैं, जब आप घड़ी देखोगे तो उसमें क्या होगा? उसमें 12 नंबर होंगे। तो अगर उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 12 के बाद क्या आएगा? समझ होगा, 1 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 नंबर की राशि कौन सी होती है? मीन राशि होती है। ये मैंने इसलिए क्लियर किया कि कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर राहु मेष राशि पर 1 नंबर की राशि पर है तो उसे 2 नंबर की वृषभ राशि में जाना चाहिए। लेकिन राहु और केतु जो है वो उल्टे चलते हैं। तो अब राहु कहाँ पर आएगा? राहु आपकी मीन राशि में आएगा और आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। यानी कि सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी जो राहु बजा रहा है वो आपके लिए ही बजा रहा है। और केतु इस समय कहाँ पे है? केतु हमेशा राहु के सामने बैठता है। सामने का मतलब क्या हुआ? 7th हाउस में बैठता है। यानी कि जब राहु 1 नंबर की राशि पे था तो केतु 7 नंबर की राशि पर होगा। जब राहु 12 नंबर की राशि पर होगा तो केतु 6 नंबर की राशि पर होगा। तो अब केतु कहाँ पर आ जाएगा? केतु आ जाएगा आपके 7th भाव में, ठीक है। तो अब आपकी राशि पर राहु बैठेगा और केतु आपके 7th भाव में बैठेगा, यानी कि मीन राशि पर राहु और कन्या राशि पर केतु। अब बात ये आती है कब तक रहेंगे? तो राहु और केतु समान रूप से एक राशि पर 1.5 साल तक रहते हैं। यानी कि एक बहुत लंबे समय तक राहु और केतु एक राशि को प्रभावित करते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह अगर ज्योतिष में कोई होता है तो वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल चलते हैं, लेकिन बीच-बीच में कभी वक्री हो जाते हैं, कभी डायरेक्ट होते हैं, तो कभी कुछ समय कहीं पे रहते हैं, कुछ समय कहीं पे रहते हैं। लेकिन जो राहु केतु होते हैं जहाँ बैठ गए वो 18 महीने तक वहाँ पर चौकड़ी मारकर बैठते हैं। यानी कि अब क्या होने वाला है? 18 महीने तक आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव रहने वाला है। तो आने वाले 1.5 साल तक राहु और केतु आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, जिसके निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खराब परिणाम आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर राहु और केतु को एक मैलेफिक प्लैनेट के रूप में माना जाता है और जाना जाता है, और ये माना जाता है कि ये ग्रह आपको नुकसान ही देते हैं। अब बात ये आती है कब तक राहु और केतु आपकी राशि पे रहेंगे? तो राहु और केतु 18 मई 2025 तक अपनी अपनी राशि पे रहेंगे। यानी कि 18 मई 2025 तक राहु आपकी राशि पे बैठेगा और केतु आपके 7th भाव में बैठेगा। राहु मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे 18 मई 2025 को, और केतु कुंभ राशि से सिंह समझ जाऊंगा कन्या राशि से सिंह राशि में जाएंगे 18 मई 2025 को। यानी कि काफी लंबा समय है, और आप देखोगे कि 2024 में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है इन ग्रहों का। यानी कि 2025 में समझ जाऊंगा 2024 में राहु और केतु आपकी राशि को पूरी तरीके से प्रभावित रखेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी तो आपको बनाकर रखनी होगी और अपने गोल्स को डिसाइड करना होगा। एक गोल डिसाइड करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस समय राहु और केतु का काम क्या होता है? खास करके राहु जब आपकी राशि में बैठेगा तो ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, और भ्रमित बुद्धि से आप कुछ रॉन्ग डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन आपको व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों में नुकसान दे सकते हैं। जब भी राहु जैसा ग्रह हमारी राशि पे बैठता है, खास करके राहु आपकी राशि में बैठा है, तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। लेकिन उसके पहले ये बात कर लेते हैं कि राहु के फायदे क्या होने वाले हैं, क्योंकि हर ट्रांजिट के कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। पिछले 1.5 साल से क्या है कि राहु आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो 1.5 साल से आपने क्या देखा होगा? अप्रैल 2022 से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली के अंदर रही होगी। परिवार के लोगों के बीच में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी पिछले 1.5 साल में रही होगी। द्वितीय भाव आपकी फैमिली के साथ साथ आपके आर्थिक मामलों का भी होता है, फाइनेंशियल मैटर्स का भी होता है। तो द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु आपके पारिवारिक मामलों में भी उसने के साथ साथ फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें दी होंगी। यानी कि दोनों ही चीजें आपके व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन
में राहु का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि जब द्वितीय भाव में राहु बैठा था तो वो कहाँ देख रहा था, वो आपके दसम भाव को देख रहा था, हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी देख रहा था। तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों दोनों में कहीं न कहीं दिक्कतें राहु ने दी थी, तो उनसे कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। हालाँकि सप्तम भाव पे जब राहु केतु का प्रभाव होगा तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होंगी, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलो कि परिवार के अन्य लोगों से, माता-पिता, भाई-बहनों, बच्चों, इनके साथ आपके संबंध कुछ हद तक बेहतर होने वाले हैं। परिवार में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, विवाद चल रहे थे, वो कम होंगे। खाना-पीना भी आपका पिछले 6 साल में डिस्टर्ब रहा होगा। आपके करियर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके दसम भाव से हट जाएगी। कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम रही होंगी 1.5 साल में, आपने देखा होगा कि आपने कहा कुछ होगा, लोगों ने समझा कुछ होगा, उससे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई होगी, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे व्यावसायिक जीवन हो। तो अब आपका कम्युनिकेशन भी प्रभावी होगा और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी वाणी के माध्यम से हट जाएगी, यानी कि आप अब अच्छा बोलोगे और लोग उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि केतु अष्टम भाव में बैठा था, उसने क्या दिया? उसने आपको थोड़ी बहुत आकस्मिक प्रॉब्लम दी होगी। हालाँकि अष्टम भाव में केतु ज्ञान को बढ़ाने का कारक होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से परिवार के बुजुर्गों वगैरह के साथ आपके मतभेद रहे होंगे। तो अब ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी, यानी कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन आपका बेहतर होगा, करियर में चीज़ें बेहतर होंगी और जो आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत आप फेस कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। अब मेन बात ये आती है कि जब राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशि और आपके सप्तम भाव पर होने वाला है, इसके क्या दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर होने वाले हैं। तो जब राहु आपकी राशि पे बैठेगा तो पहली दिक्कत क्या होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। वैसे भी हमारे मिथुन समाज होगा, मीन राशि के लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि वो यूज़ किए जाते हैं समाज में। तो आपको अपने हितों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ लोग आपको छलेंगे। राहु आपकी राशि पे बैठा है, तो सही तरीके से डिसीज़न लेने में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं पाएँगे और कुछ गलत डिसीज़न आप ले सकते हैं। गलत लोगों के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, उससे जीवन में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लोग आएँगे, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मिसगाइडेंस आपके साथ रहेगा और मिसगाइडेंस का कारण क्या होगा? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आपको पता नहीं होगा क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे में आपको आत्मविश्वास के साथ काम करना है, बहुत ज़्यादा सर्किल को में इन्वॉल्व नहीं होना है। जो आपके पुराने लोग हैं, जो पुराने लोगों के पर विश्वास आपने बना के रखा है, उन्हीं के साथ रहें, अदरवाइज़ दिक्कतें आपके साथ और ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होगी, लोग मिसगाइड करेंगे और आपको यूज़ करेंगे। वैसे भी आप सेल्फलेस व्यक्ति हैं और अब लोग आपको आकर छलने का प्रयास कर सकते हैं जब राहु जैसा ग्रह आपकी राशि पे बैठेगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर भी केयर करनी होगी अपनी, खास करके स्टमक एरिया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये समस्याएँ हो सकती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारे मीन राशि वाले डिप्रेस हो जाएँगे, सबके स्टमक प्रॉब्लम हो जाएँगी, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं, तो बेहतर है कि अपनी तरफ से आप केयरफुल रहें। खाना-पीना संयमित रखें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, सही समय पे सोने का प्रयास करें, उससे क्या होगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। ओवरथिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी और आपको डर लगेगा, यानी कि इनसिक्योरिटी फीलिंग आपके मन में आएगी, तो उससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर इनसिक्योर फील होता है, तो इस बात को आप याद रखे लीजिएगा कि राहु आपकी राशि पे बैठा है, वो आपको इनसिक्योर बना रहा है, तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाइएगा और उस इनसिक्योरिटी से लड़िएगा। तो पहली बात जो है, आत्मविश्वास की कमी होगी, अपनी क्षमताओं को प्रयोग करने में आप असफल होंगे, अपने ज्ञान को यूज़ करने में असफल होंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। हेल्थ को लेकर विशेष रूप से केयरफुल रहना होगा। अगर किसी के साथ कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो बिल्कुल भी लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज़ छोटी समस्या भी बड़े में कन्वर्ट हो सकती है। लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे। गलत चीज़ लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और सही लोग जो आपके साथ बरसों से चले आ रहे थे, आपकी मदद कर रहे थे, उनके साथ संबंधों को आप ब्रेक करोगे, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। जब राहु सप्तम भाव में है तो केतु कहाँ है? राहु आपकी राशि में तो केतु कहाँ है? सप्तम भाव पे, यानी कि आपकी राशि और आपके वैवाहिक जीवन दोनों के ऊपर इस समय राहु केतु का प्रभाव रहेगा, तो इसमें जीवन साथी के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आप ये देखोगे कि चीज़ें बढ़िया नहीं हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, छोटी-छोटी बातों पर, अवॉइडेबल मैटर्स पर भी आप और अपने के पार्टनर्स में बहस, घर में झगड़ा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने जीवन साथी के साथ आपको मतभेद नहीं करने हैं, व्यर्थ का शक वगैरह आपके जीवन को व्यर्थ में बर्बाद करेगा, क्योंकि इन यहाँ पर एक छाया होती है, यानी कि आपको डराया जा रहा है, कुछ है नहीं, फिर भी आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। ये चीज़ें आपके साथ वैवाहिक जीवन में भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती हैं। तो एक ब्रेव व्यक्ति की तरह चीज़ों को आपको फेस करना है और मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर ऐसा आप करने में समर्थ होते हैं, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी।
अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है, परिस्थितियों को फेस करना है, परेशानियाँ आएँगी लेकिन फाइनली वो निकल जाएँगी, 1.5 साल का समय है। और अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी चल रही है तो बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हालाँकि एक ब दुर्भाग्य की बात ये भी है कि एक तरफ राहु का प्रभाव आपकी राशि पर है और दूसरी तरफ शनि की साढ़ेसाती भी आपकी चल रही है। तो समय थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग है आने वाला 2 ढाई साल का, तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा किसी तरीके से। और कंट्रोल करने के लिए आपको आत्मविश्वास और पॉजिटिव अप्रोच की ही आवश्यकता होगी। अगर व्यक्तिगत दशाएँ आपकी अच्छी हैं तो भी उसके बाद भी आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएँगे। तो ऐसे में आपको चाहिए तो शनि के उपाय आप करते रहें। शनि की साढ़ेसाती है तो शनि के उपाय तो आपको करते ही रहना है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, राहु केतु के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय कुछ हद तक इस तरीके की समस्याओं से बचाने में समर्थ हो सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो राहु केतु का प्रभाव आपकी राशि पर होने वाला है, ये आपके वैवाहिक जीवन और आपकी मेंटलिटी दोनों को प्रभावित करने वाला है। आत्मविश्वास की कमी, कुछ गलत निर्णय, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं और जीवन साथी के साथ मतभेद वगैरह भी होने वाले हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी वो समय नहीं आया कि आपकी मैरिज फिक्स हो। अगर किसी रिश्ते वगैरह में बात चल रही है तो वहाँ पे डिले हो सकता है, अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। तो ऐसे में थोड़ा-सा संयम बना के रखें, पेशेंस रखें और कुछ रेमेडीज़ वगैरह करते रहें, अपने आप पर भरोसा रखें। उससे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर हो सकती हैं और आने वाली समस्याओं का सामना काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। वैसे मीन राशि जो है ब गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, तो मीन राशि वालों के कर्म अच्छे होते हैं, तो जब कर्म अच्छे होते हैं तो कहीं न कहीं उसके फल भी अच्छे ही आपको मिलते हैं। तो फाइनली चीज़ें बेहतर रहेंगी, शनि के उपाय ज़रूर कीजिएगा, माता दुर्गा की पूजा कीजिएगा और जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ चल रही हैं, उससे संबंधित ग्रहों के उपाय कीजिएगा, तो समस्याएँ आपके लिए कम से कम हो सकती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।